जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन। जिंदाबाद। सभी प्यारे दोस्त भाई बहन अपनी तैयारी में बहुत बेहतर शानदार तरीके से जुटे हुए। आशा करता हूं बड़ी ही मेहनत के साथ आप अपना सभी समय निकाल कर अपने तन मन और धन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एक सरकारी नौकरी शायद आपकी और आपके परिवार की एक इस समय पर बहुत बड़ी ज़रूरत होगी। मैं समझ सकता हूं सारी बातों को, उन सभी ज़रूरतों को जो एक मध्यम परिवार की होती हैं। जब आस होती है माँ बाप को अपने बेटे से, भाई बहनों को अपने भाई से या बहन से, जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो करिए मेहनत बहुत अच्छे से। ऊपर वाले के यहाँ दिन देर है अंधेर नहीं है। जो आपके नसीब में लिखा है, थोड़ा बहुत नसीब पे भी निर्भर करती हैं चीज़ें, आपकी मेहनत के अनुसार वो आपको मिलेगा ज़रूर। हो सकता है किसी को कल मिल जाए, किसी को परसों मिल जाए, किसी को उसके अगले दिन मिले, किसी को आज मिल जाए, लेकिन मिलना सबको तय है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपको कुछ ना मिले, आपकी मेहनत के अनुसार आपको अवश्य मिलेगा। तो ऐसी ही पॉजिटिविटी के साथ लगातार मेहनत करते रहिए। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज की क्लास हमेशा की तरह कल के एक प्रश्न के साथ। और कल हमने पढ़ा प्रक्षेप्य गति। आप सभी मुझे बताएंगे कि उच्चतम बिंदु पर एक अच्छा सवाल आज हम लेते हैं। उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य का उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य में वेग का कौन सा घटक होता है? उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य में वेग का कौन सा घटक होता है? तो बताइए कौन सा घटक बस बचता है? क्षैतिज बचता है या ऊर्ध्वाधर बचता है? कौन सा घटक होता है? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट केवल रह जाता है एक प्रोजेक्टाइल में जब वो अपने पीक पॉइंट पर होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर होती है? बताइए। आर्मी नर्सिंग के काम बिल्कुल आ सकती है। आप आर्मी नर्सिंग के लिए बिल्कुल लीजिए। हम यहाँ पर अच्छे स्तर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आर्मी नर्सिंग के लिए बिल्कुल काम आएगी। मैं आज से ही क्लास से जुड़ा हूँ। मैं आज की क्लास देखूँ या कल की, मत आप आज की देखो, मत आप कल की देखो, आप देखो बिल्कुल पहले दिन से शुरू से क्लास देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला आंसर देवेंद्र प्रकाश गौतम जी का है, रामेश्वर हैं, बहुत अच्छा आंसर करते हैं। राम खुशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। योगिंदर, बहुत अच्छा आंसर है। और सभी के बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। और या तो आप कह रहे हैं क्षैतिज घटक है, या फिर आप कह रहे हैं यू कॉस थीटा, दोनों ही बिल्कुल अच्छे घटक हैं। ठीक, तो आप कहते हैं कि वेग का कौन सा घटक मौजूद होता है? केवल क्षैतिज घटक मौजूद होता है, जिसको हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और यही हमारा होता है u cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन वैसे ऐसे दिए होते हैं हमेशा कि क्षैतिज होता है या फिर ये ऊर्ध्वाधर होता है। बहुत ही बढ़िया आप सभी का जवाब। अगर हम उन सदियों पुरानी बातों को याद करें कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मोशन में 2D पढ़ रहे हैं, 2D मोशन। और 2D मोशन को भी हमने कल दो तरीके से बांटा था। एक तरीका था प्रक्षेप्य गति, जिसको हमने नंबर 1 दिया था। आज नंबर 2 से शुरू करते हैं, जिसका नाम है कोणीय गति, एंगुलर मोशन। कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, अब देखिए कोणीय गति क्या होती है, एंगुलर मोशन क्या होता है। कोणीय गति का मतलब है कोई भी ऐसी गति जो पूरी गोल हो, मतलब कोई भी वस्तु बस गोल घूम जाए, पूरी पूरी गोल घूम जाए, तो उसी को हम कोणीय गति के नाम से जानते हैं, उसी को हम एंगुलर मोशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान देने की, कि गोल गोल अगर कोई घूमे, पूरा चक्कर लगाए, प्रक्षेप्य गति में क्या अंतर था कि वो पूरा चक्कर नहीं लगा रही थी। प्रोजेक्टाइल मोशन में था कि यहां से शुरू करेगा, यहां तक खत्म हो जाएगा। अब गोल घूमने के भी देखिए कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, हाँ, ये भी एक परम सुख है शादी के बारे में सोचना। तो मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, तो आप जो 7 फेरे लगाते हैं, ये किसके आसपास लगाते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी हवन कुंड के आसपास लगाते हैं। हवन कुंड के चारों ओर हम 7 फेरे लगाते हैं। लेकिन जैसे ही शादी को 6 महीने बीत जाते हैं, और जैसे ही तुमने बीवी से भाई साहब जरा सा बोला, एक मारेगी लपड़, और भाई साहब तुम गोल गोल घूम जाओगे, तो तुम तब किसके आसपास चक्कर लगा रहे हो? अपने ही आसपास चक्कर लगा रहे हो। अगर तुम गोल घूम जाओ तो अपने ही आसपास
चक्कर तुम लगा रहे हो। तो गोल घूमने के दो तरीके, या तो आप किसी और वस्तु के चारों ओर घूमें या आप अपने ही चारों ओर घूमें। तो जब आप किसी और वस्तु के चारों ओर घूमते हैं तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, और जब आप अपने ही चारों ओर घूमेंगे तो उसको कहते हैं घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। तो लिख लेते हैं कि गोल घूमने के आधार पर कोणीय गति जो होती है ये कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, जिसमें से पहली हम कह रहे हैं वृत्तीय गति। तो इसको भी आगे दो हिस्सों में बांटेंगे, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और दूसरी डालते हैं हम कोणीय गति। यहां लिखे लेते हैं, बी हो गया कोणीय नहीं सॉरी घूर्णन गति। घूर्णन, इसको इधर कर लेते हैं ताकि जगह बच जाएगी। घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन। अब वृत्तीय गति की परिभाषा आप लिखेंगे कि वस्तु की किसी अन्य वस्तु के चारों ओर गति। ऐसे लिखेंगे कि किसी अन्य वस्तु के चारों ओर गति, यानी कि मोशन अराउंड मोशन अराउंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, मोशन अराउंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। और घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है कि वस्तु की अपने अक्ष पर ही गति, अपने ही चारों ओर गति का मतलब अपने अक्ष पर गति, अपने अक्ष पर गति, यानी कि मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही पथ पर गति। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा आपको समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछूंगा, आप मुझे बताते जाना कि मैं उसको कहां रखूं, वृत्तीय गति में रखूं या घूर्णन गति में रखूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अभी मैं इसको बीचों बीच में रखूंगा, आप जहां कहोगे मैं वहां डिस्प्लेस कर दूंगा। मैंने बोला कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, बताओ भाई कैसी गति है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जल्दी बताइए। ठीक है कोमल, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलो सही है, आप सभी को बढ़िया समझ में आ रहा है, वेरी गुड। महेंद्र, करण, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी बात करेंगे राजन, उन्हीं टॉपिक पे चल रहे हैं, इनके उदाहरणों पे आप बताते रहिए। तो आप सभी का आंसर आ रहा है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति का मतलब है कि पृथ्वी जो है वो किसी और वस्तु के चारों ओर घूम रही है। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर तो वो किसी और वस्तु के चारों ओर घूम रही है। तो इस तरह की कोई भी गति क्या कहलाएगी? ये कहां चली जाएगी भाई? सर्कुलर मोशन में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं बोलता हूं कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, पृथ्वी की अपने अक्ष यानी कि अपने ही एक्सिस पर गति, अपने ही अक्ष पर गति यानी कि मोशन। तो जो चीजें ज्यादा टेक्निकल होती हैं उनको प्रॉपर इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में। अब बताओ इसको इधर रखो कि इधर रखोगे? चलो पहले सवाल का बढ़िया सर्कुलर मोशन, और दूसरे का सबका आंसर आ रहा है रोटेशनल मोशन। आप कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी, यानी देखो पृथ्वी दोनों तरह की गतियां करती है। कैसे? ये सूर्य के चारों ओर जब घूम रही है ना ये पृथ्वी, तो ये अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो ये दोनों तरह की गतियां करती है। तो आप कहेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल। मैं और थोड़ी सी जगह बना देता हूं, इस स्पेस को कम करके तुम यहां आ जाओ और तुम थोड़ा सा ऊपर चलो। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताइए, एक उदाहरण और मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ
घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। घड़ी की सुइयों की गति यानी कि मोशन ऑफ निडल ऑफ द क्लॉक। तो आप कहेंगे कि भाई घड़ी की सुइयां महसूस करिए कैसी होती हैं। ये देखो घड़ी की सुई है ये मान लो, तो ये ऐसे करके तो घूमेगी, ऐसे करके, यानी कि अपने अक्ष पे घूम रही है, ये फिक्स है। ऐसा थोड़ी है कि ये घड़ी है, ये सुई है और घड़ी की सुई इसके चारों ओर घूम रही है, नहीं। यहां ये सुई फिक्स होगी और ये अपने ही चारों ओर तो घूम रही है, इस पॉइंट के चारों ओर लगातार घूम रही है। ये घड़ी के चारों ओर नहीं घूम रही, घड़ी तो ये है घड़ी, इसके चारों ओर ऐसे थोड़ी घूम रही है, ये तो अपने ही चारों ओर घूम रही है। तो घड़ी की सुई की गति क्या हो जाएगी, रोटेशनल मोशन हो जाएगी। और देखिए पंखे का घूमना, ऐसे ही पंखा भी अपने ही चारों ओर घूमेगा। ऐसा थोड़ी है पंखा यहां से निकलेगा और ऐसे ऐसे करके कमरे में पूरा घूम के आएगा, नहीं, पंखा अपने ही चारों ओर घूमेगा। तो पंखे की गति भी कैसा मोशन है, पंखे की गति ये भी कैसा मोशन है, सारे के सारे रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं, घूर्णन गति के उदाहरण हैं। तो आशा करूंगा कि आप डेफिनेशन वाइज और अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों तरह की गतियों में एक सामान्य अंतर क्या है। अब देखिए, अब चलते हैं वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डालिए आप सर्कुलर मोशन, मतलब अब ये तो एक कंपैरेटिव चीजें थी, अब जो दोनों की अलग अलग चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये है आपकी वृत्तीय गति। थोड़ा सा और गहराई में चलें सर्कुलर मोशन की में। अगर तुम कांस्टेबल स्तर की तैयारी कर रहे होते तो हम यहां से आगे कभी ना पढ़ते इनके बारे में। कांस्टेबल स्तर पे जहां बेसिक साइंस होती है वहां पर केवल इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक। लेकिन यहां पर अब एडवांस चलेंगे, ये सब एडवांस पोर्शन है। तो सर्कुलर मोशन देखिए, वृत्तीय गति क्या है। अगर हम महसूस करें तो वृत्तीय गति का मतलब है, मान के चलिए एक पत्थर है, ठीक। एक पत्थर को तुमने एक धागे से बांधा, यहां एक रस्सी की मदद से एक पत्थर आपने बांधा ये, और इस पत्थर को आप रस्सी की मदद से जूं 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 गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। अब ये पत्थर मान लो ये रास्ता तय करता है, ये पत्थर ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमेगा, तो मैं इस पर एक सर्कल बना देता हूं कि भाई ये पत्थर इस रास्ते को तय कर रहा है। ये सही है, इतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा और, है ना, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, अभी शायद ये सही है, ठीक है। ये पत्थर मान लो इस रास्ते पे घूम रहा है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि ये पत्थर मान लो यहां से यहां आया, यहां से शुरू करते हुए ये पत्थर मान लो यहां तक आ गया, ठीक है। तो ये धागा भी यहीं आ जाएगा, यहां आ जाएगा ये धागा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसने कितना विस्थापन तय किया, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। अब सुनिए सुनिए कि अगर आप इसको रिलेट करेंगे ना 1D मोशन से, एक विमीय गति से, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। भाई एक विमीय गति में विस्थापन का मतलब था पहले कहां थे अब कहां हो, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग। अब यहां पे तुम ऐसे तो नहीं निकाल सकते कि पहले कहां थे अब कहां हो, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए विस्थापन को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोण का इस्तेमाल करते हैं, एंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो वृत्तीय गति में विस्थापन क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है। तो इसको बोलते हैं हम कोणीय विस्थापन, ठीक, कोणीय विस्थापन। वृत्तीय गति में विस्थापन को कोणीय विस्थापन बोलेंगे, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे हम थीटा से, और इसकी परिभाषा क्या होगी, जो भाई एक विमीय गति में होती थी, जो बिल्कुल एक विमीय गति थी। तो एक विमीय गति में विस्थापन की परिभाषा क्या थी, कोणीय विस्थापन का मतलब था कि इसके द्वारा, मतलब इसके दो पोजीशंस, कि एक पोजीशन कहां है दूसरी पोजीशन कहां है, यही तो थी। 30 डिग्री चला है तो 30 डिग्री विस्थापन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो देखिए मात्रक जो है ना, इंडिया में भले ही कोण का मात्रक डिग्री होता हो, लेकिन एसआई स्तर पर जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो है वो क्या है इसकी, रेडियन, रेडियन। और ये कैसी राशि है, तो आपने पढ़ा होगा ये मूल मात्रकों में नहीं थी, सब कुछ अपना होने के बाद भी मूल मात्रकों में नहीं थी। क्यों नहीं थी,
संपूरक मात्रक जो है ना वो अदिश मात्रक हैं। संपूरक राशियां सब सदिश राशियां हैं। मूल राशियां अदिश राशियां थी। संपूरक जो सप्लीमेंट्री हैं उनके पास अपना सब कुछ होने के बाद भी वो उसमें इसलिए नहीं गई क्योंकि वो सदिश होती हैं, वेक्टर होती हैं। तो ये एक सदिश राशि है, ठीक है, याद रखेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तुमसे इसकी कोई विमा पूछे तो कहना भाई इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये मूल मात्रकों में नहीं होता। तो विमा है इसकी कोई? बिल्कुल भी नहीं। ये एक विमाहीन क्वांटिटी है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। आप मैथ में भी पढ़ते होंगे, इसको मैथ में भी पढ़ते होंगे, लेकिन मैथ में इतनी गहराई में नहीं जाएंगे कि ये कैसी राशि है, इसकी विमा क्या है, इसका मात्रक क्या है। तो एक बार सभी दोस्त थम्स अप करिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया अच्छे से और नोट हो गया। थम्स अप कर देना जब ये पूरा नोट हो जाए और समझने की पुष्टि आप कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गरिमा। चिड़िया बस के ऊपर बैठकर कौन सी गति करती है? तुम खुद सोचो। हर केस अब बस को तुम गोल गोल घुमाओ तो भाई वृत्तीय गति हो गई, किसी और के चारों ओर, अपने चारों ओर घुमाओ घूर्णन गति हो गई, सीधी सीधी लेके जाओ तो एक समान गति हो गई, रैखिक गति हो गई। ड्राइव्ड में नहीं थी भाई, तुम्हें याद नहीं है पीयूष, ड्राइव्ड में नहीं थी, सप्लीमेंट्री में थी, संपूरक में थी। हालांकि वो सदियों पुरानी बात हो गई है ना, काफी पहले का चैप्टर है वो, इसलिए भूल गए हो। अरे भैया जी, मात्र तुम महीने भर पहले के चैप्टर को भूल गए, पेपरों तक कैसे याद रखोगे यार। चलिए, तो ये हो गया किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। अब अगर तुम प्रॉपर इसको रिलेट कर पाओ तो तुम समझ जाओगे कि कोणीय विस्थापन के बाद क्या परिभाषा आएगी भाई? वेग की आएगी। चाल नहीं होती है, यहां वेग होता है। तो यहां वेग को क्या बोलोगे? यहां बोलोगे कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए कोणीय वेग क्या होता है भाई? वेग होता है विस्थापन बटे समय। यहां क्या लिख दोगे? यहां लिख दोगे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। यहां ये परिभाषा बना दोगे, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस ये परिभाषा बन जाएगी। अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो तुम कह दोगे कि कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। हालांकि पूछता नहीं है, डेफिनेशन कभी नहीं पूछता इन सब की, क्योंकि ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। किससे दिखाते हैं इसको? ओमेगा से दिखाते हैं। कोणीय विस्थापन का मतलब हो जाएगा थीटा। आप कहिए डी थीटा। डी थीटा का मतलब थीटा के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। और समय कहिए, चलो थीटा बटे टी कह लो, आप कोई समस्या नहीं है, आप ये कह लो भाई थीटा बटे टी। अगर आप कंफ्यूज हो, कोणीय विस्थापन थीटा और ये टी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक कैसी राशि है तो बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब एक सदिश ही राशि है। तो कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मात्रक क्या है? तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो रहेगा, इसकी रेडियन, इसकी सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? इसकी विमा क्या रहेगी? तो इसकी विमा जो होगी बड़ी ही स्पेशल है, क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं है और इसकी सेकंड है, तो 1/t। ठीक, 1/t का मतलब टी इनवर्स। देखिए टी इनवर्स की विमा किसके बराबर है? तो ये याद रखना, मैं नोट डाल के लिखूंगा, मैं इसको हर टच नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नोट डाल के कि ओमेगा की विमा, ओमेगा की डायमेंशन, ओमेगा की डायमेंशन आवृत्ति की डायमेंशन के बराबर होती है। ओमेगा की डायमेंशन आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायमेंशन के बराबर होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आवृत्ति की डायमेंशन हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या होती है? हर्टज। हर्टज, हर्टज जो होती है ना, वो 1/t को ही हम हर्टज कहते हैं। ठीक है, 1/t को ही हम हर्टज कहते हैं। तो आवृत्ति की जो विमा है, आवृत्ति की जो विमा है वो किसकी विमा के बराबर है?
कोणीय वेग की विमा के बराबर। तो डायमेंशन दोनों की सेम रहेगी। तो सभी दोस्त एक बार नोट करेंगे और फिर हम सब करेंगे। पंकज कह रहे हैं एएलपी के लिए सभी सब्जेक्ट की निकालने की डिटेल वीडियो बनाई। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, तो देखो कोई भी सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो जो शायद मैंने फॉलो की, मैं उसको शेयर कर सकता। वो ये है कि सबसे पहले मैंने सीखा, देखो मैंने भी वही कॉमन मिस्टेक्स की जो सब करते हैं। जैसे आप सभी ने जब शुरुआत में तैयारी शुरू की होगी तो उस एग्जाम की एक प्रीवियस ईयर बुक लेके क्वेश्चन रटने शुरू करे होंगे। आपको लगता था कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, हम उनको करके पास हो जाएंगे। दो एक एग्जाम आपने दिया, आपको हवा भी नहीं लगी। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आया कि यार क्लास लेनी होती है। तो सबसे पहली जरूरी चीज है आप क्लास लीजिए। बहुत सारे बच्चे बुक से रटते हैं, किसी के नोट्स मांग लिए, पीडीएफ डाउनलोड कर ली, बट वो कभी पढ़े नहीं जाते और ये बेकार की चीजें हैं। सबसे जरूरी बेसिक स्टेप है कि आप सबसे पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, यानी टॉपिक को अच्छे से समझो। सबसे पहला और बेसिक और मान लो नींव है आपकी तैयारी की। उसके बाद जब आपने इतना कर लिया तो आपको चाहिए एक शानदार रिवीजन, ताकि चीजें लंबे समय तक याद रहें। क्योंकि अगर समझ में बहुत अच्छे से आगे रिवाइज नहीं किया तो यादें धुंधली हो जाएंगी, जैसे उनकी यादें धुंधली हो गई हैं। तो रिवाइज करते रहना है, उनको नहीं, सिलेबस को। रिवाइज कैसे करना है भाई? रात को सोने से पहले रिवीजन करो, संडे के दिन रिवीजन करो। मान लो 1 महीना हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, तो महीने का लास्ट संडे जो भी हो उसमें पूरे महीने का रिवीजन करो। मैं तो आपको शुरू से यही बोलता आ रहा हूं, पहले संडे 6 दिन का होगा, अगले संडे 12 का होगा, अगले संडे 21 दिन का, अगले संडे 28 दिन का रिवीजन होगा। तो रिवीजन को ऐड करते हुए चले जाओ हमेशा। और ऐसा नहीं है कि वो उतना लोड होगा, वो हमेशा छोटा छोटा होता चला जाएगा। क्योंकि एक चीज को जब आप 4 बार रिवाइज कर लोगे तो फिर उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर बुक्स लीजिए, हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनको अटेंड करिए अगर चलें तो, किसी भी विषय के। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको। मॉक टेस्ट से घबराइए मत, मॉक टेस्ट लगाओ। और फुल मॉक टेस्ट मैं तो कहूंगा शुरू में थोड़ा अवॉइड करो। मॉक टेस्ट लगाओ आप चैप्टर वाइज, सबसे बेस्ट तरीका है। टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन लो। जैसे आपने एक चैप्टर खत्म किया, मान लो मेरे इसमें पूरा मोशन खत्म हो गया, तो भाई मोशन का आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। अब उसमें ना आपको बहुत नए नए सवाल मिलेंगे, उसके लिए एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी में उनको लिख लो। फुल टेस्ट देने से बचो, मैं साफ बोलूंगा। फुल टेस्ट वो दो जिनकी अच्छी तैयारी है, पहले तैयारी है। जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने पहली बार इस तैयारी में कदम रखा है, वो टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। टेक्स्ट बुक पे सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। एक कॉपी बना लो क्वेश्चंस की, उसमें लिख लो कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको शायद पहले भी शेयर किया था कि वो बहुत जरूरी चीज होती है। उसमें आपका क्वेश्चंस का बंच बन जाएगा। इन चीजों को बार बार रिवाइज करते रहो। देखना एक समय ऐसा आएगा जब एग्जाम में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो। एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे ना, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि यार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये तो मैंने सारे के सारे पढ़ रखे हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चंस का कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया कोणीय वेग। अब तीसरी राशि क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तो तुम्हारे हिसाब से तीसरी राशि होनी चाहिए कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसको दिखाते हैं हम अल्फा से। लेकिन अल्फा को समझने से पहले हमें एक चीज को और समझना जरूरी है, उसको इसके बाद लिखना, ठीक है, इसके तुरंत बाद, ये चाहो इसके बाद लिख लो, जहां मर्जी कहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज को और समझना जरूरी है। देखो, जितना आसान लीनियर मोशन है, जितनी आसान 1D मोशन है। सर टेक्स्ट बुक में क्या करके लें? टेक्स्ट बुक में क्या करके लेना? सब्सक्रिप्शन लेनी है भाई, आपको उसकी 250-300 रुपए की पूरे 1 साल भर की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, उसको खरीद लो। ठीक, देखिए, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं यार, क्या करके लें? भाई पैसों से मिलती है यार उसकी सब्सक्रिप्शन। कोई बात नहीं, पता नहीं तुम क्या पूछना चाहते थे, मैं नहीं समझ पाया यार। करना क्या है उसमें? सब्सक्रिप्शन लेनी है। अब वो तुम देखो क्या करके लेना है, चाहे जैसे हो। पैसे मांग के लो, कमा के लो, वो तुम्हारा तरीका अपना होना चाहिए। देखिए, जितना आसान 1D मोशन है, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि कहने को ये सर्कुलर मोशन है, कहने को ये वृत्तीय गति है, लेकिन इसमें आपको रैखिक गति भी दिखेगी, इसमें आपको लीनियर वेलोसिटी भी दिखेगी, लीनियर मोशन भी दिखेगा, इसमें 1D मोशन भी दिखेगा। आइए देखते हैं कैसे दिखेगा। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो ये वो पत्थर है जिसे आप एक सर्कल में घुमा रहे हो, ये डोरी से, धागे से बांधकर एक पथ पर घुमा रहे हो, ठीक है। ये लीजिए, इस रास्ते पर आप इसे घुमा रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो मुझे आप जवाब करिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मान लो
कि ये घुमा रहे हैं आप, मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो पत्थर है, अगर तुम इसे घुमाते घुमाते अचानक से इसकी डोरी काट दो, तो ये पत्थर क्या ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे गिरेगा, या जहां से इसकी डोरी काटोगे सट्ट से ऐसे सीधा जाएगा? बताओ, क्या ये ऐसे गिरेगा डोरी कटते ही, या बिल्कुल सीधा जाएगा? तुम कहोगे ये बिल्कुल सीधा जाएगा। अरे मेरे दोस्त, ये पत्थर तो हमेशा सीधा जाना चाह रहा था। महसूस करो इस पत्थर पे बैठ के खुद को घूमते हुए कि तुम इस सर्कल में से हमेशा सीधा भागना चाहते हो। वो तो कोई है जो डोरी को पकड़ के बार बार उसकी दिशा को बदल रहा है, जिससे कि गोल घूमने पे मजबूर है। सही कह रहा हूं मैं? तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पत्थर जो है ना, हमेशा ऐसे भागना चाहता है, ऐसे। अगर यहां है तो ऐसे भागना चाहेगा। अगर ये पत्थर मान लो यहां है, यहां, तो ये कैसे भागना चाहेगा? ये बिल्कुल ऐसे भागना चाहेगा। ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों भग रहा है? ये सारे होते हैं टेंजेंट, यानी स्पर्श, स्पर्शज्या। स्पर्शज्या क्या होती है? इस दिशा को हम बोलते हैं एक वृत्त में स्पर्शी, यानी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, गौर से समझना पड़ेगा। टेंजेंट का मतलब है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। यहां ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो ये जो वेग है, ये रैखिक वेग है, बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन कहां लग रहा है? उसकी स्पर्शी पर लग रहा है। तो इस वेग का नाम होता है स्पर्श रेखीय वेग। स्पर्शी पर लग रहा है इसलिए होता है स्पर्श रेखीय वेग, यानी कि इसका नाम होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये वो वेग है जो आपका रैखिक वेग है। इसको हम बिल्कुल खुल के v से दिखाएंगे कि ये कौन सा वेग है? v है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वृत्तीय गति में, कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी भी इन्वॉल्व रहती है। जरा बताइए, क्या आपको मेरी बात इतनी सी समझ में आ गई है कि सर्कुलर मोशन में ये वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है? अच्छा, अब भाई एंगुलर वेलोसिटी तो है ही है, कोणीय वेग तो है ही है। अगर इसका विस्थापन समय के साथ बदल रहा है तो एक कोणीय वेग भी इसमें आएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी इसमें नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि जो वेग है, कोणीय वेग जो है, ये कैसी राशि है? मतलब इस सॉरी रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी कैसी राशि है? तो लीनियर वेलोसिटी को खाली हम वेलोसिटी कहा करते थे भाई, रेखीय वेग को खाली वेग कहा करते थे हम। अब वेग जो है, सर जी आपका कूपन कोड क्या है टेक्स्ट बुक का, प्लीज बता दीजिए। अरे ओ भाई साहब, अरे भाई मेरी नौकरी छोड़वाओगे? अरे यार, मैं रोजगार विद अंकित का मास्टर हूं, मैं टेक्स्ट बुक से क्या लेना देना? भाई साहब, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। वो उस पर टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि वहां का चले जाओ। देखो, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि अगर वो हमसे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है तो हम वो कुछ चीज ऐसी है जो आपके काम की दे रहा है तो मैं सेम प्रोफेशन होने की वजह से उनसे दुश्मनी मानूं और आपको उसका सजेशन ना दूं। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है। पर भाई साहब महाराज, मेरा उसका कोई कोड वोड नहीं है। सही है। चलो, तो वेग में क्या होता है? आप कहोगे कि इस वेग के अंदर दो चीजें हैं। भाई वेग एक अगर सदिश राशि है, अगर वेलोसिटी एक इस वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं। क्या होंगी? एक तो परिमाण होगा और एक दिशा होगी। क्या बताइए, मैं सही कह रहा हूं? इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो परिमाण होगा, यानी कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी दिशा होगी। आओ दिखाता हूं कहां है ये दोनों। देखो भाई, परिमाण क्या है कि तुम इस पत्थर को नॉर्मल घुमाओ, ऐसे करके तुम इस पत्थर को नॉर्मल घुमाओ, कुछ अपने तरफ से मत करना, तो आप महसूस करोगे जब ये पत्थर यहां से जाता है तो इसकी गति ज्यादा होती है, और जब ये ऊपर आता है तो इसकी गति कम पड़ जाती है। फिर इसकी गति एकदम से बढ़ेगी और फिर इसकी गति एकदम से कम होगी। तो यही तो वेलोसिटी है, यही तो वेग है जो परिवर्तित हो रहा है, जो चेंज हो रहा है। अगर चाहो, ये तो अपने आप है, नेचुरली है, अगर चाहो तो तुम इसको सेम बना भी सकते हो। तुम चाहो तो इसको सेम बना सकते हो। कैसे? जब ये ऐसे करके जाए मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, और जैसे ही यहां एक कम होना शुरू करे तुम थोड़ा सा बढ़ा दो अपने आप से। तो अगर तुम चाहकर इसे समान बना सकते हो, लेकिन नेचुरली तो असमान रहता है, नेचुरली तो ये नॉन यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है। तो देखो, अगर इसमें भी दो बातें हैं, वेग के परिमाण में दो बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना, वेग के परिमाण में दो बातें हैं। क्या बातें हैं? दो, कि ये चेंज हो भी सकता है और ये चेंज नहीं भी हो सकता है। अगर एक समान गति है, अगर या तो ये एक समान वेग हो सकता है,
या तो हम इसको एक समान रख सकते हैं या हम इसको असमान रखें। अगर नेचुरली होगा तो ये असमान होगा, ठीक है। यहां ये यूनिफॉर्म होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले समझ लो फिर सबकी थ्योरी एक साथ लिख देंगे। ये होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी नोट वोट कुछ मत करना, समझते रहो, मैं सबको सीक्वेंस बाई नोट करवा दूंगा सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दिशा भी है। मुझे एक बात बताओ, इसकी दिशा कहां है? तो तुम कहोगे कि इसकी दिशा है ये इसकी दिशा है। इस वेग की दिशा क्या है? इस वेग की दिशा है ये, ठीक है। यहां इस वेग की दिशा क्या है? ये। हमेशा इसके अंदर की तरफ ये दिशा होगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम जैसे इसे तो तुम समान भी रख सकते हो, असमान भी रख सकते हो, लेकिन क्या दिशा को तुम कभी समान रख सकते हो? तुम कहोगे जी ना, कैसे? अरे यार इस पत्थर की दिशा तो हर पल पे बदलेगी। भाई यहां ऐसे है, यहां ऐसे होगी, यहां ऐसे होगी, यहां ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे भाई साहब, सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति का मतलब ही यह है कि उसकी दिशा हर पॉइंट पे बदले। अगर उसकी दिशा ही ना बदले तब तो वो रैखिक गति हो जाएगी, तब तो वो 1D मोशन हो जाएगा, इस कैटेगरी से ही आउट हो जाएगा। तो तुम चाहकर भी इसकी दिशा को नहीं बदल सकते हो, नहीं मतलब नहीं समान रख सकते हो। तो दिशा कैसी रहेगी? हमेशा असमान रहेगी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। पहले बताओ, क्या यहां तक आपको सारी कहानी समझ में आ गई? तो अगर आ गई हो तो फिर मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखाना शुरू करूं हर चीज की। आ गई हो तो थम्स अप कर देना, जहां से दिक्कत हो मुझे बता देना। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी कि वैसे तो मेरे हिसाब से क्या डेफिनेशन लिखनी है भाई, स्पर्श रेखीय वेग की डेफिनेशन लिख लो कि वृत्तीय गति में वेग, स्पर्श रेखीय वेग कहां आता है? स्पर्श रेखीय वेग यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये कहां आती है? ये आती है वृत्तीय गति में। तो आप कहेंगे कि वृत्तीय गति में पथ की स्पर्शज्या पर लगने वाला वेग, ठीक है। पथ की स्पर्शज्या पर लगने वाला वेग। प्रश्न बहुत, मतलब तुम्हें इतना तो भरोसा हो गया होगा कि प्रश्न तुम कर दोगे, इससे गहरा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये हम बहुत गहराई में जा रहे हैं। वृत्तीय गति में पथ की स्पर्शज्या पर लगने वाला वेग यानी कि वेलोसिटी एक्टिंग ऑन टेंजेंट, यहां थोड़ी सी स्पीड में लिख रहा हूं, है ना। वेलोसिटी एक्टिंग ऑन टेंजेंट ऑफ सर्कल, इसकी डेफिनेशन लिख लो। और इसके बारे में जो सारी चीजें हैं, पूरी जानकारी मैंने पीछे दे दी है, नोट कर लो एक बार। मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, एक बार आप नोट तो करिए, ठीक है मुकेश। मैं नॉन यूनिफॉर्म फिर से एक बार बता दूंगा, परेशान ना हो। ध्यान देने वाला टॉपिक है ना, तो हल्का सा ध्यान देके पढ़ेंगे। वृत्तीय पथ पर दिशा नहीं होगी क्या? भाई बताई तो है मैंने, वृत्तीय पथ पर दिशा, हर बिंदु पर दिशा बदल रही है उसकी। ठीक है, चलिए अब देखो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हम ये पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है बेसिकली कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन उससे पहले हमें इसको समझना होगा कि वृत्तीय गति में रैखिक वेग भी रहता है। वृत्तीय गति में रैखिक वेग भी रहता है, यानी कि सर्कुलर मोशन में खाली सर्कुलर वेलोसिटी नहीं होती है, इसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है। कहां होती है? यहां जो नजर आएगी आपको, ये नजर आएगी। अब वेग एक सदिश राशि है, तो इसमें दोनों चीजें हैं, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। सदिश राशि में यही होता है, सदिश का मतलब ये है। अब परिमाण को, इसके घूमने का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसकी दोनों ही बातें हैं, या तो समान रख दो या असमान रख दो। अगर तुम नॉर्मली एक पत्थर को घुमाओगे तो वो पत्थर क्या होगा, जब यहां से यहां जाएगा तो उसकी गति बढ़ेगी। भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है और पत्थर भी नीचे आना चाहता है, लेकिन यहां के बाद पत्थर ऊपर उठना चाहेगा, पृथ्वी नीचे खींचेगी, जिसके कारण उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी और यहां वो सबसे स्लो होगा, अपने टॉप पॉइंट पे वो सबसे स्लो होगा, और जब वो नीचे आएगा गति बढ़ेगी, फिर यहां तेजी से जाएगा। तो ये गति असमान गति ही तो है, जो यहां कम है यहां ज्यादा है। लेकिन अगर तुम चाहो
तो इसे समान कर सकते हो। भाई जब ये ऊपर जाए तो हल्का सा तेज कर दो, मान लो मोटर लगा दो, मैंने तो एक मोटर लगा दी, मैं मोटर को जब चलाता हूं जब ये यहां होता है और यहां से यहां तक चलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा तो ये नॉर्मल ऐसे जाएगा, फिर यहां कर दूंगा फिर नॉर्मल ऐसे जाएगा। तो मैं वेग को चाहूं तो समान रख सकता हूं, चाहूं तो असमान रख सकता हूं। अब सुनिए कि वेग में दो चीज हैं, एक तो परिमाण है और एक दिशा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वेग बदलता है, अगर वेलोसिटी बदलती है समय के साथ तो क्या आता है, एक राशि क्या आती है। अब आना शुरू होगा तुम्हें असली मजा जब चीजें कंपाइल होंगी। तो तुम कहोगे कि भाई जैसे ही वेग बदलता है तो त्वरण आता है, जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। अब देखिए यहां दो चीजें हैं, परिमाण भी है और दिशा भी है। तो परिमाण अगर बदलेगा तो त्वरण आएगा, दिशा अगर बदलेगी तो त्वरण आएगा। अब यहां देखो परिमाण कहां बदल रहा है, तुम कहोगे देखो यहां तो परिमाण एक समान है, ठीक, अगर एक समान है तो कोई त्वरण नहीं होगा, आशा करूंगा वो तुमने नोट कर लिया होगा। अगर देखिए वेग का परिमाण एक समान है तो क्या कोई त्वरण आएगा, तुम कहोगे नहीं, यहां पर कोई भी त्वरण नहीं आएगा, यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो यहां एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। अच्छा, अगर वेग असमान है तो यहां त्वरण 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। यह बात तो तुम समझ गए होगे कि यहां पर आने वाला एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। और इस त्वरण का नाम क्या है, देखिए इसको सिंपल तो त्वरण कहेंगे नहीं, इसको सिंपल तो एक्सेलरेशन कहेंगे नहीं, क्योंकि सिंपल तो त्वरण तुम कहां बोल चुके हो, रैखिक गति में बोल चुके हो। अगर इसका वही नाम दोगे तो पता कैसे लगेगा कि भाई ये उस त्वरण की बात हो रही है जो वृत्तीय गति में है और रैखिक के कारण आ रहा है। बड़ी गहरी बात है कि सर्कुलर मोशन में है लेकिन लीनियर की वजह से आ रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो इसका नाम हमने रखा स्पर्श रेखीय त्वरण, चूंकि ये स्पर्श रेखीय वेग के कारण है तो हमने इसका नाम रखा स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। तो इस त्वरण का पूरा नाम होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण थोड़ा लिख लेना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वेग कौन सा है, ये स्पर्श रेखीय वेग है। यहां भी थोड़ा सा ऐड कर लेना कि भाई ये कौन सा वेग है, ये स्पर्श रेखीय वेग है, यानी कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो सुनो, अभी तक मैंने, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि मैंने अभी तक भी इसमें कोणीय त्वरण की बात नहीं की है, अभी तक भी मैंने इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं की है। अभी तो मैं लीनियर वेलोसिटी से ही फुर्सत पालू जो यहां भी आके बैठ गई है, वहां तो थी ही, यहां भी आके बैठ चुकी है। तो बताइए क्या आपको समझ में आ गया कि अगर वृत्तीय गति एक समान है तो स्पर्श रेखीय त्वरण आएगा ही नहीं, और अगर असमान है तो स्पर्श रेखीय त्वरण 0 नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अभी केंद्र बल होता है भाई साहब, अभी रुक तो जाओ, आपको याद है अभी वही सीक्वेंस है। वहां पे बल कब आया था, जब हम त्वरण से पूरी तरह निपट गए थे। मैंने कहा था वो आसान है 1D मोशन, लेकिन इसमें थोड़ी गहराई है, बल के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। तो इसको हम दिखाते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण को दिखाते हैं हम ए और टी। भाई ए तो वहीं का है, त्वरण को ए से दिखा रहे थे हम 1D मोशन में भी, और टी का मतलब टेंजेंशियल है, तो यहां पे हम इसको दिखाते हैं ए टी से। तो यहां ए टी 0 होगा, यहां ए टी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अश्विनी बताइए भाई क्या समस्या है आपकी। विकास करें, असमान वेग 0 क्यों नहीं होता। यार असमान वेग में 0 क्यों नहीं होता, अरे भाई साहब तुम्हें फिर त्वरण की परिभाषा नहीं पता, आप त्वरण की परिभाषा शायद भूल बैठे हैं। त्वरण का मतलब ही क्या था कि वेग बदलेगा। अगर वेग बदलेगा तो वेग के बदलाव को समझने के लिए हम क्या टर्म लेके आते हैं सामने, हम त्वरण लेके आते हैं, हम एक्सेलरेशन लेके आते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें भूख है, क्या तुम रोटी खाओगे या नहीं खाओगे, तुम कहोगे जी खाऊंगा, मैं कहूंगा क्यों खाओगे, अरे क्योंकि भूख है। तो तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि असमान वेग है तो त्वरण 0 नहीं होगा, तुम कह रहे हो जी 0 क्यों नहीं होगा, मैं कहूंगा क्योंकि असमान वेग है। तो ये तो वही बात हो गई ना। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना ही पड़ेगा, ये बहुत गहराई की चीज है, मतलब इसको समझना और समझाना
मैं तो नहीं मानता कि कोई हंसी खेल है। अगर तुम कभी इसको ध्यान से ना पढ़ो तो कंफ्यूज ही रहोगे कि इसमें आखिर लीनियर एक्सेलरेशन कहां से आ गया, इसमें भाई साहब त्वरण कहां से आ गया। ठीक, नोट कर लिया होगा। अब देखो, जिनको इतनी गहराई के बाद भी कम समझ में आ रहा है तो मैं गलती कुछ नहीं बताऊंगा उनकी, बस आप क्या कर लो, आप इसको सीधा सीधा ऐसे ही याद रख लो कि अगर एक समान वेग है तो स्पर्शरेखीय त्वरण 0 होगा, एक समान वेग नहीं है तो स्पर्शरेखीय त्वरण 0 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी तो सुनो, त्वरण खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो इसमें रैखिक त्वरण ही बहुत गहरा है। ये त्वरण तो कब आया, ये त्वरण आया है जब वेग बदला है या नहीं बदला है। अभी तो दिशा भी है, वो भी तो बदल रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या दिशा को बदलने से रोक दोगे? कभी नहीं, दिशा के बदलने से भी एक त्वरण आएगा। ठीक है, तो दिशा के बदलने से जो त्वरण आएगा, मैं इसको यही लिखना चाहूंगा, दिशा के बदलने से जो त्वरण आएगा वो कहां लग रहा है? वो लग रहा है इसकी त्रिज्या पे, इसके रेडियस पे। तो दिशा के बदलने से जो त्वरण आएगा उसको बोलते हैं त्रिज्य त्वरण। क्या बोलते हैं? त्रिज्य त्वरण, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन को दिखाएंगे हम AR। रेडियल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी भी समान नहीं हो सकती है, दिशा कभी भी समान नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो जी, अब देखिए यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल बनेगा कि बताइए स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है। तो आप कहोगे कि द्विविमीय गति में ऑप्शन ऐसे होंगे कुछ कि 2D मोशन में जो रैखिक त्वरण लगता है उसको हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं, या वेग के परिमाण के कारण जो एक्सेलरेशन आता है, वेग के परिमाण के बदलने के कारण, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण जो त्वरण आता है उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। सवाल पूछेगा कि एक समान गति में, जैसे देखो सवाल पूछेगा, आपसे एक सवाल बनाते हैं बहुत बढ़िया सा, कि मान लो एक समान कोणीय गति में, एक समान, चलो वृत्तीय लिख लो आप, कहीं कंफ्यूज हो, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में होगा, यानी कि इन ए यूनिफॉर्म मोशन, इन ए यूनिफॉर्म मोशन एक समान वृत्तीय गति में होगा। ऑप्शन ए, AT 0, AR नॉट 0। बी ऑप्शन होगा बोथ 0, AT 0, AR 0। सी ऑप्शन AT नॉट 0, AR 0। डी ऑप्शन नाइदर AT 0 नॉर AR 0। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? भाई देखो, अगर एक समान वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति है, तो तुम इसको, तो एक समान का मतलब AT आपका 0 होगा, लेकिन ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। ये तो 0 हो सकता है, एक समान वेग है तो, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इतना याद रखना है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भैया जी AT तो 0 हो सकता है, AR कैन नेवर बी 0। ऐसे सवाल आएंगे, और मैं वादा करता हूं कि इसको ना जो इतनी गहराई में नहीं पढ़ेगा वो कभी भी सही नहीं कर सकता। इस सवाल को ऐसा तो कोई सही ही नहीं कर सकता जो कभी इतनी गहराई में ना पढ़े। और देखो, और सवाल आएगा, दूसरा क्वेश्चन देखो कि एक समान वृत्तीय गति में, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक समान वृत्तीय गति में, पहला ए ऑप्शन है AT 0 होता है, बी ऑप्शन है AR 0 होता है, AR नॉन 0 होता है, सी ऑप्शन है AR 1 होता है, डी ऑप्शन है AR इनफाइनाइट होता है। यहां मतलब AR नहीं बोलेगा, वो तो प्रॉपर बोलेगा कि त्रिज्य त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन। तो पता है, जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको क्या लगेगा, एक समान वेग है तो त्वरण 0 होगा, वो ये भूल जाएगा कि ये त्वरण नहीं है, त्रिज्य त्वरण है। ये 1D मोशन की बात नहीं हो रही है। 1D मोशन में त्रिज्य त्वरण नहीं बोलते थे, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं बोलते थे। 1D मोशन में हम बोला करते थे केवल त्वरण, केवल एक्सेलरेशन।
एक समान वेग में वहां पे केवल त्वरण शून्य होता था, लेकिन यहां एक समान गति में रेडियल एक्सेलरेशन जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे गति एक समान हो असमान हो, वो कभी जीरो नहीं होगा। रेडियल एक्सेलरेशन विल नेवर बी जीरो। अगर इसी सवाल को तुमसे रैखिक गति में पूछे, अगर इसी सवाल को तुमसे पूछे कि बताओ एक समान रैखिक गति में, अगर देखो ऐसे पूछे एक समान रैखिक गति, अब भाई साहब यहां मत रहना, 1D मोशन पे पहुंच जाना, पीछे सबसे शुरू में एक समान रैखिक गति में, यानी कि इन ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है ये है आपका 1D मोशन। एक समान रैखिक गति में पूछेगा कि त्वरण जो है वो जीरो होता है या नहीं होता, बी ऑप्शन देगा त्वरण जीरो नहीं होता, सी देगा त्वरण 1 होता है, डी देगा त्वरण इनफाइनाइट होता है। जो इस गहराई को समझ जाए वो समझ लेना इस चैप्टर का बादशाह है। जो इन तीन सवालों की खासियत समझ गया वो समझ लेना 1D और 2D के तुम बादशाह हो। अपने भाई को जो 11th 12th में पढ़ रहे होंगे ना, 11th का चैप्टर है, उसको तुम अच्छे से सिखा सकते हो। तो एक बार थम्स अप करो कि भैया मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो रेखीय त्वरण है ये रैखिक गति में तो है ही, लीनियर मोशन में तो है ही, सर्कुलर मोशन में भी आके बैठ गया, और थोड़ा बहुत नहीं बैठा है, ये तो पूरा अपना खानदान लेके आ गया भाई साहब। अगर तुम सवाल को सही कर रहे हो ना, तो मान लो तुम उन 5% बच्चों में हो जो परीक्षा में बैठेंगे और इन सवालों को गलत करेंगे। इसको कोई सही नहीं कर सकता अगर अच्छे से समझ नहीं है तो। सवाल बिल्कुल सेम है, यहां बस रैखिक है, यहां बस वृत्तीय है। तो बताओ भाई रैखिक गति में क्या होता है? तो अब सब बढ़िया कह रहे हैं कि यहां जीरो होगा। ठीक है, अगर किसी नॉर्मल थोड़े बहुत पढ़े हुए को दिखाओगे ना तो वो उसको ये दोनों एक ही लगेंगे, लेकिन एक शब्द के कारण पूरी थ्योरी यहां चेंज हो जाती है। तो एक बार बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा समझ में आया। अभी तो सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हम किससे निपटे हैं? अभी हम निपटे हैं स्पर्श रेखीय वेग से, टेंजेंशियल वेलोसिटी से, जो दो त्वरण यहां हमारी दुनिया में लेके आई है। ठीक है, अब देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से कि ये त्वरण सारे के सारे अभी किस वजह से आए हैं, क्योंकि तुम इस पत्थर को यहां ऐसे घुमा रहे हो। लेकिन अगर क्या हो कि तुम्हें कोई दूसरा आदमी पकड़े और तुम्हें भी घुमाने लगे, समझो ये तो घूम ही रहे हैं, ये घूम रहे हैं, कोई तुम्हें भी पकड़े तुम्हें भी घुमाने लगे, तो अब यहां पर अगर तुम्हारे घुमाने का वेग, तुम्हें घुमाने का वेग क्या है? कोणीय वेग है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बदली तो तीसरा त्वरण और आएगा जिसे हम कहेंगे कोणीय त्वरण। तो भाई साहब अब इनकी नंबरिंग में कर दूं तो अच्छा रहेगा। एक तो हो गया आपका ये त्वरण वृत्तीय गति में, एक आपका ये हो गया, ये तो यही है खैर, और तीसरा जो हमने लिखा था ये है कोणीय त्वरण, जो कि आएगा, जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, जो कि आएगा कोणीय वेग के बदलने से। अगर कोणीय वेग बदला तो आप कहोगे कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये टॉपिक सबसे ज्यादा गहराई में पढ़ा है हमने। चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, वेरी गुड। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, आप कहोगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी आप कहोगे अल्फा बराबर, देखो परिवर्तन का मतलब है डी ओमेगा, डी ओमेगा का मतलब दो कोणीय वेगों का अंतर ले रहे हो आप। मान लो आपका कोणीय वेग पहले 5 रेडियन पर सेकंड था और आपने बढ़ाकर 15 रेडियन पर सेकंड कर दिया, तो परिवर्तन कितना है? 5 तो पहले ही था, अब 15 हो गया, तो 10 का परिवर्तन आया, 15 माइनस 5। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये है आपका दूसरा और ये है आपका पहला, और ऐसा कितने समय में हुआ। ठीक है, तो ये वो राशि है जो कोणीय में आएगी। अब अगर तुमसे बोले कोई एक समान कोणीय वेग है, एक समान कोणीय वेग है, अगर कोई ये कहे कि एक समान कोणीय वेग है, एक समान कोणीय वेग, यानी कि यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, तो यहां यूनिफॉर्म कहते ही त्वरण कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है सर,
कोणीय वेग और वृत्तीय वेग अलग अलग नहीं है, तुम इसको वृत्तीय कहने लगो, ये तो उसके अंदर ही तो आ रही है। चलो तुम कंफ्यूज ना हो तो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं एक समान वृत्तीय गति, तुम्हें लगे कि कोणीय क्यों लिख दिया, कोणीय के अंदर ही तो आ रहे हैं ये सब, एक समान वृत्तीय गति। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब तुम्हें जो घुमाया जा रहा है वो एक ही वेग से घुमाया जा रहा है, ठीक है, एक ही वेग से घुमाया जा रहा है, तो भाई एक ही वेग से घुमाया जाएगा तो अल्फा की वैल्यू तो 0 होना निश्चित है। इसका मात्रक अगर पूछे, ये आसान है, इसमें कोई 2-3 तरीके नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज्यादा ये है, लेकिन जिसने ये जिसने इसको समझ लिया, समझ लो इस चैप्टर का तो बादशाह है वो। इसकी यूनिट क्या होगी, तो कोणीय वेग की यूनिट है रेडियन पर सेकंड, है ना, पीछे पढ़ी हमने, मैंने इसका सेकंड नहीं लिखा, ये सेकंड तो इसमें छुपा हुआ था, अब लिखूंगा मैं समय का सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। उसके बाद इसकी जो विमा है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कितनी हो जाएगी टी का स्क्वायर, तो टी की पावर -2। सदिश है अदिश है, तो आप कहोगे कि यार वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस, ये एक अदिश राशि है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अगर आप इसको भी माइनस लेंगे तो माइनस का मतलब ये एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। चलिए, तो ये हो गई कोणीय त्वरण के बारे में जानकारी। ऐसा लग रहा है मौत का कुआं पढ़ा रहे हो। देखो रामेश्वर, वो ही कुआं मौत का नहीं है, बस कल समझेंगे, वो ही कुआं जिंदगी का कुआं है, उसके अलावा सब मौत के कुआं हैं। तो अभी हमने त्वरण तक पढ़ा है, बल को पढ़ेंगे हम, इसमें फोर्स जो आते हैं अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि पहले आपने देखा हो तो 1D मोशन में भी हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा था, क्योंकि बल जो है वो एक्सेलरेशन से ही तो मिलकर बनता है भाई, F बराबर m में, बस द्रव्यमान की गुणा करनी होती है, यहां भी ऐसे ही करना है, बस इतना सही काम करेंगे, सही है। चलो, बस छोटी सी चीज एक और ऐड करना इसमें, अगर कहीं हल्की हल्की सी जगह बच गई हो ना तो छोटी छोटी सी चीज ऐड करना। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं नोट डाल के, कि एक रिलेशन होता है, अब तो आप समझ गए होंगे कि यार रैखिक वेग और कोणीय वेग, मतलब रैखिक वेग और वृत्तीय गति जो है अलग अलग तो नहीं है, वृत्तीय गति कहीं ना कहीं रैखिक का भी मिश्रण है और वृत्तीय का भी मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, तो इनके बीच में एक संबंध भी है। कैसे संबंध है, पहला संबंध आप सभी लिखेंगे V बराबर R ओमेगा। V क्या है यहाँ पे, V है रैखिक गति, रैखिक गति यानी कि लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ये है 1D मोशन वाली। अगर इसको तुम 2D मोशन वाली कहोगे तो स्पर्श रेखीय होनी चाहिए थी, स्पर्श रेखीय नहीं है, स्पर्श रेखीय नहीं है, ये है खाली रैखिक गति जो 1D मोशन वाली है, मैं चाहे यहां लिख देता हूं, ये 1D मोशन वाली है। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका कोणीय वेग है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और इसको बोलेंगे हम ओमेगा। और आर क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या जिसमें आप उस पत्थर को घुमा रहे थे, ठीक है। तो इनके बीच एक संबंध है, देखो ये जैसे ये वर है, ये वधु है, बिचौलियां हैं, ऐसे है। अच्छा, दूसरा आप देखें ऐसा ही एक संबंध और आपको देखने को मिलेगा, AT बराबर R अल्फा, फिर ये बिचौलिया का काम कर रहा है। AT क्या है, AT जो एक्सेलरेशन है ये है तो 2D मोशन का ही, लेकिन ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको बोलोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण। और अल्फा क्या है आपका, कोणीय त्वरण है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला होता है रेडियल एक्सेलरेशन का, ये फॉर्मूला होता है AR बराबर R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, R क्या है, त्रिज्या। तो ये फॉर्मूले आपको बड़े अच्छे से याद रखने हैं। असमान गति में अल्फा का मान 0 होगा, अच्छा असमान में 0 नहीं होगा, सॉरी विकास, एक समान में 0 होगा, असमान में 0 नहीं होगा, बस। अब कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि तुमने गति को कितना चेंज किया है। तो 95% बच्चों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया है, फिजिक्स से प्यार हो गया है। चलो, तो ये सारी चीजें आपको बढ़िया बेहतर आज समझ में आ गई हैं। कुछ 5% बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया है,
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मानता हूं मैं आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा गहरा टॉपिक था, ये तो आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा था। पहले जो हम पढ़ते थे उसका हल्का फुल्का कभी कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन आज का तो कभी कुछ नहीं पढ़ा था। थोड़ी मुश्किल लगी होगी, लेकिन आप कोशिश करना दोबारा से एक बार क्लास को देखना, चीज़ें निश्चित समझ में आ जाएंगी। नहीं भी समझ में आती हैं तो फिर इसमें से एज इट इज़ भाई रट लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा ना कुछ आसान हो सकता, ना गहरा हो सकता, कोई और तरीका है ही नहीं फिर इसको समझने का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सही चीज़ें बोलता हूँ, आप इनको आराम से रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 100 में से एक टॉपिक ना समझ में आए तो कोई समस्या हो जाएगी। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।